खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरमी बड़ी साहब, मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें। जिनेवा कॉन्फ्रेंस कितनी कामयाब रही, $8 बिलियन की प्लेजेस की बात हो रही है। इसकी हकीकत किसी माहिर मैशदान हमारे साथ मौजूद है, अभी तारफ़ भी करा दूँगा। IMF पाकिस्तान से क्या मुतालबात कर रहा है, वो मुतालबात अगर हम मान लेते हैं और हमें मानने पड़ेंगे तो फिर चीज़ों की कीमतें, बिजली और गैस पानी वगैरह की बिजली की कीमतें कहाँ तक जाएंगी। पंजाब में एक क्या तब्दीली यकीनी है। मुस्लिम लीग नून के बाद दोस्तों से मुलाकात हुई तो वो कह रहे हैं जनाब 17 बंदे जो हैं वोट डालने ही नहीं आएंगे, एक इंतहाई आला जमहूरी रवायत कायम करेंगे। और कोई नई सियासी जमात भी बन रही है साउथ में या नहीं बन रही है, ये सारे सिलसिले मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ मैशदान जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। पहले तो ये बताएं कि प्लेजेस जो होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो क्या लेटर एंड स्पिरिट में ट्रांसलेट होती हैं? क्या ये पैसा हमारे एक्सचेकर में आता है या NGOs को देते हैं, और इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है और कितना बड़ा रिलीफ है, और क्या इस वजह से डॉलर भी नीचे आएगा? सॉरी, फ्लरी ऑफ क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, बदीजा कनेक्टेड क्वेश्चन, बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, प्लेजेस की जो हिस्ट्री है वो यही है कि प्लेजेस हमेशा ज़्यादा होती हैं और एक्चुअल जो रिसीट्स होती हैं वो कम होती हैं। और ये एक अभी फ़ौरन तो हमें नहीं मिलेंगे, इसमें शायद 2 साल लगें, 3 साल लगें। आजकल तमाम यूरोप में, तमाम ममालिक में इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके अपने बजट्स में पैसा नहीं है, वो उन्होंने बजट्स में से ढूंढ कर हमें देना होगा। जो बड़ी वो है प्लेजेस हैं वो तो IDB और वर्ल्ड बैंक से हैं। अब उनके भी स्टैगर्ड होते हैं। दोनों इदारे ऐसे हैं जो अपने जो ऑफिस के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए ये पैसे पाकिस्तान को देंगे। अब इनका सिर्फ फ़ायदा ये हो सकता है कि जो IDB और वर्ल्ड बैंक पैसा इधर आएगा पाकिस्तान में तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स में ये डॉलर जमा होंगे और उसके बदले में फिर इनको यहाँ पर रुपीज़ दिए जाएंगे। तो उस लिहाज से कुछ हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो वो है इनफ्लोज, उसमें इजाफा होगा, लेकिन वो भी फ़ौरन नहीं होने लगा। और ऐसे भी ये तो जो भी इसके जो रिसोर्स का इस्तेमाल है वो तो फ्लड के मुतासरीन के लिए है, ये पाकिस्तान बाकी मईशत के लिए तो नहीं है। इस वक्त देखिए ना, अफसोसनाक बात तो ये है कि जो हिस्सा पाकिस्तान का डूब गया, जिसके साथ हुकूमतों ने बहुत कोई ऐसे अच्छी वो भी नहीं की, उसके साथ परफॉर्मेंस भी नहीं की उनको बचाने के लिए। अब उनके लिए जो इमदाद आ रही है उसके सहारे पर बाकी पाकिस्तान बैठा हुआ है कि वो डॉलर आएंगे उससे हमें कुछ फ़ायदा होगा। तो इमीडिएट मेरे ख्याल में तो सिर्फ एक सेंटिमेंट के लिए, सेंटिमेंट के तौर पर इसका असर होगा, वरना तो आपके जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो इस वक्त जो किल्लत है डॉलर की वो तो बरकरार रहेगी। और इसके अलावा अगर हमें और भी कहीं से सोर्सेज आ जाए, ये याद रखिए कि जो हमारे बुनियादी मैक्रो इकनॉमिक इम्बैलेंसेस, जो हमारे खसारे हैं इकॉनमी के, वो इतने बड़े हैं और इतने गहरे हैं कि जितना भी डॉलर आएगा वो बिल्कुल गुम जाएगा, वो तो गुमता जाएगा। इसलिए कि ये पाकिस्तान का ये पहली दफ़ा ये इमदाद हमें नहीं मिल रही। तो जब तक हमने अपनी अंदरूनी पॉलिसीज़ नहीं तब्दील की, तब तक आपके जो डॉलर की कीमत में स्टेबिलिटी और आपके करंट अकाउंट में इन्फ्लेशन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो हमारे जो मसाइल के हल हैं वो हमारी अंदरूनी ममालिक के मुल्क के जो पॉलिसीज़ हैं उसमें है, ना कि ये जो 2 बिलियन इधर से 1 बिलियन उधर से। इस वक्त तो डिफ़ॉल्ट का एक माहौल पैदा हुआ था, इसलिए ये भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन इनकी जो पॉलिसी की बैंकरप्सी है वो इससे आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अब हम सिर्फ सैलाब के मुतासरीन के लिए जो इमदाद आएगी उसके सहारे पाकिस्तान को बचाने का सोच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि ये जो जनेवा में हो रही है कॉन्फ्रेंस, इसमें सैलाब ज़दगान की के लिए किया जा रहा है। क्या हम 70 साल में मुख्तलिफ हुकूमतें नहीं इस काबिल भी नहीं हुए कि अपनी आवाम पर अगर थोड़ी सी मुसीबत आए उसकी मदद कर सके? और दूसरी तरफ ये पैसे कितनी देर में आएंगे? क्या इस पैसे से या इस विजिट के बाद मुल्क में डॉलर सस्ता हो जाएगा,
इंडस्ट्री चलने लग पड़ेगी, आटा सस्ता हो जाएगा। आवाम को क्या फ़ायदा होगा फौरी तौर पर? अगर जैसे कहा जाता है कि बादू नज़र में खुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, क्या इस पैसों से डिफ़ॉल्ट होने की तलवार से हम निकल जाएंगे? नहीं जनाब, ये इसका हमारे मौजूदा डिफ़ॉल्ट से या जो आप बात करें इन्फ्लेशन से और डॉलर की कीमत से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। ये याद रखिए, पाकिस्तान इस वक्त मल्टीपल क्राइसिस में है। एक तो फ्लड की वजह से जो हमारे मुतासरीन हैं उसकी मदद पाकिस्तान की हुकूमत नहीं कर सकी, हालांकि वो इस वक्त 4,000 अरब रुपए बजट में से सूद की मद में हमारे अपने कमर्शियल बैंक्स को दे रहे हैं, लेकिन उसमें से उन्होंने कोई भी एलोकेशन मुतासरीन के लिए नहीं की। ये याद रखिए कि मुतासरीन के लिए जो भी अखराजात होंगे वो रुपीज़ में उनकी ज़रूरत है। यहाँ पर हमें कोई बाहर से उनके लिए कोई हेलीकॉप्टर वगैरह मंगवाने की ज़रूरत तो नहीं है कि हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत थी। हमें चाहिए था कि ये पैसे हम खुद मोबिलाइज़ करते। एक जो कौम जो अपने पैरों पर खड़ी होती है उसको चाहिए थे ये खुद कर लेते। अवाम ने बड़ी मदद की, लेकिन हुकूमतों की साइड से जो इमदाद आई है वो मेरे ख़्याल में इस सानिया के मुकाबले में ये कुछ कमज़ोर रही है। तो इस वक्त तो मुझे नज़र नहीं आता कि आपकी जो इस वक्त डॉलर की और इन्फ्लेशन की जो क्राइसिस है इसमें कोई फ़र्क पड़े। उसका हल जो है, मैंने जैसे अभी बताया कि उसका हल पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिसीज़ में है। आपके पास असल में ऐसे कोई आदमी नहीं है, ऐसे इंचार्ज कोई नहीं है जो इस मर्ज को समझे और उसका कोई हल निकाले। उसका डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा आगे आपकी और मैं रहनुमाई चाहता हूँ। एक तो आप कैबिनेट का मेंबर रह चुके हैं अंदर की, ये बताएं कि इतने बुजुर्ग का जाना जरूरी था? 3-4 तो मैंने देखे यार, सादक साहब भी थे, अपना शहरी रहमान साहिबा भी थी, ऐसे तो ये बड़ा जरूरी होता है, इससे इमदाद बढ़ जाती है या जस्ट जो है ये गुर्बत का जो है वो सिलसिला हमारा और बढ़ाने का? एक माफी चाहता हूँ इसके साथ ही सवाल, एक तो बंदों के ज्यादा तादाद से ज्यादा मदद मिलती है या इसको और भी फायदा होता है, या ये कोई अपना वो चैरिटी टूरिज्म है? चैरिटी टूरिज्म आप कहिए, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने एक टर्म आपने इंट्रोड्यूस कर दी। बात यह है कि जो बैरूनी ममालिक हैं वो पाकिस्तान पर एक किस्म का हंसते हैं कि जब लोन भी लेने जाते हैं, इमदाद लेने भी जाते हैं। अभी पिछले दिनों में हमारा जब क्राइसिस था, हम कभी कतर जाएं, कभी चाइना जाएं, कभी यूएई जाएं, हमारी डेलीगेशंस जिस साइज़ में जाती थी उससे ये नहीं लगता था कि भाई ये मुल्क गुर्बत की लपेट में फंसा हुआ है। वो जनाब शाहाना डेलीगेशन के साइज़ जा रहे हैं। तो ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो एटीट्यूड है, जो उनका रवैया है, उसकी बहुत बुरी अक्कासी इसमें होती है कि ये किन ख्यालात के साथ ये लोग फिर रहे हैं। और जब जाते भी हैं तो वहाँ पर सुना है कि बड़ी बड़ी लिमोजीन्स और किस चाहिए था कि गरीबाना एक सिंपल से होटल में ठहरते, जिन्होंने जाना भी था कमर्शियल फ़्लाइट से जाते, अपने बचत करते ताकि जो हमें खैरात दे रहे हैं उनको हम ये साबित करते कि आप देखें हम तो अपने आप पर सख्ती ला रहे हैं, तो आप लोग अगर हमारे गरीबों की मदद करेंगे तो वो इंशाल्लाह पैसा सही लगेगा। पहले से हमारी हुकूमतों की क्रेडिबिलिटी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आपसे ही पूछना चाहूँगा। वैसे ये अजीब ही आपने बिल्कुल ठीक बात की कि यहाँ जो बिल खैरात लेने जाते हैं हमारे। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि अब IMF जो सबसे इंपॉर्टेंट है, साइड लाइन्स में जो मीटिंग होनी है, अब उसमें कहा जा रहा है कि जनाब वो डॉलर को फ्री फ्लोट करवाएंगे और 800 अरब रुपए के वो टैक्सेस नए लगवाएंगे। तो हमारा डॉलर कहाँ जाके खड़ा होगा अगर हम फ्री फ्लोट करते हैं? और ये जो महंगाई है ये तो पहले ही नेक ब्रेकिंग है या ब्रेक नेक है जिसे कहते हैं, तो ये क्या मंजरनामा बन रहा है? जनाब देखिए, जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के जो हालात हैं वो तो जिसे कहते हैं सस्टेनेबल नहीं है, वो देर पा नहीं है। आपकी जो ऑफिशियल रेट में और ओपन मार्केट रेट में बहुत बड़ा फ़र्क है और वो उसकी वजह से एक्सपोर्टर्स भी अपने जो प्रोसीड्स हैं वो यहाँ पर
ताख़ीर से डिपॉज़िट करते हैं स्टेट बैंक में, तो इससे मसला और गंभीर होता जाता है। लेकिन बात यह है कि अगर हम कह भी दें कि जो इस वक्त मार्केट को ओपन करना चाहिए, ये हमारे उसके लिए इन्फ्लोज के लिए अच्छा है, उससे पहले इनको ऐसे इक़दाम करने चाहिए थे अपने, जिसे हम कहते हैं ना मैक्रो इकनॉमिक डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़। मैं इसी की तरफ इशारा कर रहा था कि हमारे जो यहाँ पर जो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं उनको अभी तक समझ ही नहीं है कि हो क्या रहा है और इसके लिए करना क्या है। तो जब तक वो जो एहतियात के तौर पर जो हमने तदाबीर करने थे वो जब नहीं किए, तो हम जब फ़ौरन फ्लोट करेंगे, मेरे ख्याल में तो डॉलर शायद 300 रुपए की तरफ ये ज़रूर जाएगा, और जब ये बढ़ेगा तो उसका इन्फ्लेशन के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। इन्फ्लेशन ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत तेज़ है, तो मेरे ख्याल में जो हमारे इस वक्त हालात हैं वो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाएंगे। वो कह रहे हैं टैक्सेस और लगाएं, वो टैक्सेस सिर्फ लगाने की बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि आप अपना खसारा कम करें। जो बजट का खसारा है, जो कंसोलिडेटेड बजट खसारा है, उसको आप कम करें। उसको कम करने के दो तरीके थे कि एक आप टैक्सेस और बढ़ाएं या आप अपने अखराजात कम करें। जितने टैक्सेस कह रहे हैं उतने अगर प्राइम मिनिस्टर साहब एक लिस्ट ले जाते साथ, या इसाक डार साहब, कि भाई हम ये अखराजात कम कर रहे हैं तो हमें टैक्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आपने उनके साथ आर्ग्यू करना होता है। ये तो डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, मैं रोकूंगा। आपने बहुत ज्यादा अहम बात कर दी कि अगर इसको ओपन करते हैं और IMF की शराइत मान लेते हैं तो कमो बेशतर डॉलर आप कह रहे हैं 250 या 300 रुपए का हो सकता है। तो इससे हमने जो कर्जे अदा करने हैं, जो अभी आप फरमा रहे थे कि 4000 अरब सूद की मद में है, तो ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से क्या मौजूदा इसाक डार जो 3 दफ़ा वजीर खजाना रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब रहे हैं, और हुकूमत आपस में दस्तों गिरेबान है, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इन हालात में पाकिस्तान का आप? जो मैंने आपको बताया ना 4000 अरब रुपए की जो हमारी सूद की जो वो है जो अखराजात हैं, वो तो हमारे डोमेस्टिक डेट के ऊपर हैं। मैं बताऊं, पाकिस्तान के जो डेट का मसला है वो सिर्फ एक्सटर्नल डेट का नहीं है, डोमेस्टिक डेट उससे बहुत बड़ा है, और उसका मसला उससे बहुत बड़ा है। उसका इलाज पाकिस्तान में है, वो यहाँ के कमर्शियल बैंक्स की वजह से है। बात यह है कि जब एक्सचेंज रेट डिवैल्यू होता है तो उससे जाहिर है कि जो आपके बैरूनी जो आपके वाजिबात हैं, उनकी जो रुपए में उसकी कीमत होती है वो बढ़ जाती है, वो एक्सचेंज रेट की वजह से। तो वहाँ पर तो बढ़ेगा, लेकिन वो इतना बड़ा असर उसका नहीं होगा जितना हमारी अपने अंदरून पॉलिसी की जो गलतियाँ हैं वो हैं। तो ये एक्सचेंज रेट जो है ये एक किस्म का कन्वर्ट करता है ना तो डॉलर को उसमें, तो ये तो लाजमी होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक और बात, हमें अखराजात में कमी थी वो ज्यादा करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब एक और बात, एक तो ये यानी आपको इल्म ही होगा जब IMF से डील साइन किया था मिस्र ने तो 40% डिवैल्यूएशन हुई थी। मगर एक और सवाल है जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि अपने अखराजात कम करो, ये आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के फरजंद अर्जमंद को अगर ये कैबिनेट से निकालते हैं अखराजात कम करने के लिए तो हुकूमत तो लिपट जाएगी। तो इस हुकूमत को जारी रखने के लिए जो इतनी बड़ी हमें ब्लीडिंग है, तो आप समझते हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम में रह के ये अखराजात कम क्या करेंगे? यहां तो हिस्से और पाई का हिस्सा चाहिए, केक का टुकड़ा चाहिए सबको। आप समझते हैं यही सिचुएशन है? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी। मैं तो इसलिए काफ़ी महीनों से ये कह रहा हूँ कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं और उनके लिए जो हमें लाजमी जो हमें इक़दामात लेने हैं वो एक सियासी हुकूमत नहीं कर सकती। जितनी भी अगर एक पार्टी हो या दूसरी, उन्होंने इलेक्शन को सामने रखकर अपने फैसले करने होते हैं, और इलेक्शन चाहती है कि हुकूमत, इलेक्शन के लिए लाजमी होता है कि हुकूमतें बहुत अखराजात करें। जिस तरह कि आप फरमा रहे हैं यहाँ तो PDM में तो कोलिशन है, वो तो हर पार्टी भी अपनी वो हिस्सा मांगेगी। तो ऐसे हालात में मुल्क के मुफाद के इक़दामात नहीं लिए जा सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें एक ऐसी हुकूमत चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिस्ट। मैं टेक्नोक्रेट का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, इसलिए कि ये बैंकर्स और अकाउंटेंट्स का काम नहीं है, ये मैक्रो इकोनॉमिस्ट का काम है कि वो एक ऐसी टीम हो कि वो जितने भी हमारे मसाइल हैं, एक तो इसको भी समझ लीजिए कि वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं।
इनकी आपस में इंटर रिलेशनशिप्स होती हैं। तो इनको इस तरीके से इनसे निपटना कि भाई हम हल करें इसको। अगर हमने सिर्फ एक चीज़ को डील कर लिया, दूसरा जो मसला है वो पाकिस्तान को डुबो देगा। आप एनर्जी को देख लें, एनर्जी सेक्टर में जो बहरान है वो तो पाकिस्तान को बिल्कुल ले डूब रहा है। यहाँ पर जो फ्लड्स की पहले बात हुई थी, फ्लड भी एक हमारे लिए मसला है, यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। तो अगर आप एक ऐसी हुकूमत ले आए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हो, जो पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करे, तो कम से कम ये जो सियासी इस वक्त टसल बनी हुई है, और तो ये तो कम से कम कुछ देर के लिए सबसाइड कर जाएगा। एहतराम से और ये कुछ वजीर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक है, बहुत ज़्यादा इकानमी को समझते हैं, वो इस तरह मुँह करके फूंक मारे तो इकानमी ठीक हो जाएगी। आपका ख्याल है उनकी ये असेसमेंट सही नहीं है? ये देखें, ये हमारे जो हमारा जो एटीट्यूड रहा है इकोनॉमी की तरफ, वो यही है कि हमने हमेशा इस किस्म की बातों और या इस किस्म के लोगों की बातें सुनकर हमने ये मुल्क चलाया है। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ तारीख़ की तरफ एक वाक़या बताऊँ। 1965 में साउथ कोरिया की एक इकनॉमिक टीम पाकिस्तान आई थी कि वो देखें कि आखिर पाकिस्तान की मईशत में क्या है कि वो इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। उस वक़्त उनके एक्सपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट के तकरीबन बराबर थे। आज वो 500 अरब डॉलर से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और हम वही 25-30 अरब में फंसे हुए हैं, और ये 24वां हमारा फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस है। तो ये डॉक्टर साहब एक बहुत अहम सवाल रह जाएगा, क्योंकि बहुत अहम सवाल, डॉक्टर साहब, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पर्सनल अकाउंट्स जो हैं लोगों के, क्योंकि इसहाक डार साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि ये जो पैसे प्राइवेट हैं ये भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही हैं, और आपको याद होगा कि एक दफ़ा हमें जो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स जो हैं वो हुकूमत को उस धमाकों के बाद करने पड़े थे। क्या आपको ऐसी सिचुएशन नज़र आती है खाकम बदहन? देखिए, मैं पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन मैं जो सामने इशारे हैं उनको वो तो सामने रखूं। एक ये याद रखिए, जैसे आपने फरमाया कि ये पार्टी पहले भी इस किस्म के इक़दाम ले चुकी है और परवाह नहीं है कि लोगों के यहाँ पर फॉरेन करेंसी अकाउंट जो उन्हें रखे पाकिस्तान में बिलीव करके वहाँ पर, तो वो ये उड़ा ले। दूसरी तरफ ये है कि अब जब इन्होंने अपने मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर की जो शुमार है उसमें हमारे डॉलर भी गिनना शुरू कर दिए हैं कि ये भी हमारे पाकिस्तान के डॉलर हैं, तो आप समझ जाइए कि इनकी नीयत सही नहीं है। मैं तो इन चीज़ों को देखकर मैं तो कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में इनके जो इरादे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के बारे में। मेरा मतलब है कि हम उम्मीद रखते हैं और यकीन रखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और पैनिक फैलना भी नहीं चाहिए। और इसहाक डार साहब जो हैं बड़े एक वो है, उनकी हुकूमत तो है, एक हवाले से बड़े अरसे से काम किया है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये अगर हम IMF की बाकी शराइत मान लेते हैं और हमारे अकाउंट्स भी इंटैक्ट रहते हैं और हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे, ये फरमाइए कि ये जो फिगर्स आ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें मैं बोलना नहीं चाहता, यहाँ पे बिजली की कीमतें मैं बोलना नहीं चाहता, इट मे स्पर सम काइंड ऑफ अनरेस्ट। अगर ये अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा आसान लफ्ज़ों में, अगर IMF की हम शराइत मान लेते हैं और ये माइक्रो एक्सपर्ट भी नहीं लाते, तो पेट्रोल और गंदम, गैस की कीमतें और बिजली की कीमतों में कितना का इजाफा हो सकता है आम आदमियों की तरह आसानी के लिए? जनाब देखिए, इसका मैं मुकम्मल एक नंबर देने से मैं इनकार करूंगा, इसलिए कि वो इंसान प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, ये याद रखिए कि बिजली की कीमत बढ़ाने की बजाय अगर ये जो 21-22% ये जो चोरी हो रही है बिजली, अगर उसमें कमी कर देते तो IMF इनसे ना कहता कि बिजली की कीमत और बढ़ाई है, और इसी तरह बाकी दीगर चीज़ों में भी। तो इनकी अपनी जो गलतियां, उसकी वजह से जब ये कीमतें बढ़ेंगी, मेरे ख्याल में जो हैदराबाद में अभी हुआ है सिंध में कि वो एक शख्स बेचारा लाइन में खड़े होकर फिर आखिर में लड़ना पड़ा, ये वैसे वाक़यात बहुत होंगे और लोग आइंदा लाइनों में नहीं खड़े होंगे। मुझे तो डर ये लगता है कि भूख के मारे लोग फिर शायद राइट करें, और जो जहाँ भी दुकानों में या किसी बड़े घरों में जहाँ पर भी उनको कुछ मिलेगा वो जाएंगे। मैं तो सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट देख रहा हूँ, इसलिए कि हमारे जो इकोनॉमिक हालात हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बड़ी ख़तरनाक हालात की निशानदेही और हकीकत के करीब कर रहे हैं,
लेकिन हम देख रहे हैं वफाकी हुकूमत का सारा फोकस है कि पंजाब पर कब्जा कर ले, नंबर गेम नहीं है, लेकिन पंजाब हुकूमत छीन ले। इन हालात में आपका क्या समझते हैं, कोई बेहतर हुक्मरान नहीं आने चाहिए जो मुल्क का सोच के आगे चलें? बिल्कुल जी, मैं तो यही बार बार कह रहा हूँ कि हमें इस वक्त थोड़ी देर के लिए ये जो जमहूरियत के खातिर हमने मईशत को कुर्बान कर दिया है, इसको कम से कम आज तो आप समझ लो कि आप कहाँ खड़े हैं। एक चट्टान के किनारे पर खड़े हैं और यहाँ पर 22 करोड़ अवाम की जो उसका जो मुस्तकबिल है, क्या उसके जो आज और कल की जो हालात हैं वो यहाँ पर ख़तरे में है। यहाँ पर हमें सिर्फ ये जो द रिवेंज ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात होती है उसको आगे ले जाने के बजाय थोड़ा सा वक्फा लें और एक ऐसी हुकूमत आए जिसके अंदर या ये लोग खुद मिलकर बनाएं, जिसकी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो होनी चाहिए मुकम्मल मैक्रो इकोनॉमिक। वो तो डॉक्टर साहब आपने ठीक फरमाया, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। हमसे बेहतर हम मार्शल लॉ के हमायती नहीं है, बट दिस इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। ख्वाजा आसिफ साहब का एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, फेडरल कैबिनेट के मेंबर हैं, इंतहाई जिम्मेदार आदमी हैं, उनका शॉर्ट सुनिए, फिर मैं आपका इस पर टेक लेता हूँ। सुनाएं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं साथ जोड़ दूँ, ये पेट्रोलियम के वजीर भी रहे हैं, पानी बिजली के वजीर भी रहे हैं, और मुझे इनका एक फिक्रा याद है जो इन्होंने हेरल्ड, कभी एक रिसाला होता था, उन्होंने कहा था वजारत के दौरान कि ये बिजली नहीं बन रही, डे लाइट रॉबरी हो रही है। आई एम कोटिंग हिम वर्बैटम। तो अब ये अगर ये बात कह रहे हैं तो हम और आप क्या करेंगे? बिल्कुल जनाब, देखिए ये एक हफ्ता 10 दिन पहले ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के बारे में मैंने बात की थी किसी और प्रोग्राम में, और इनने उसको दोहराया है। ये शुक्र है कि ये समझ गए, लेकिन मुसीबत ये है कि ये समझने के बावजूद इनकी पॉलिसीज़ में चेंज नहीं आया। या तो देखें ना, ये तो काबीना के मेंबर हैं, चाहिए तो था कि प्राइम मिनिस्टर साहब इनके कहने के से पहले ही काबीना के ज़रिए तमाम पॉलिसीज़ चेंज करते, ताकि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है, ये पाकिस्तान के वजूद को जो ख़तरा है उसको वो दूर करें। वो दूर करने के बजाय उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो इसमें ज़रा मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही है कि एक तरफ ये इनको इस बात की समझ आ गई, लेकिन उस पर अमल नहीं कर। समझ आने के बाद भी उनका जो एटीट्यूड है डॉक्टर साहब, वैसे बड़ा देखे ना इजी गोइंग सा है, क्योंकि होया जी। अच्छा, लेकिन ये जरा मजीद सुनिएगा ख्वाजा साहब को। अब डॉक्टर साहब ये कोई डॉक्टर साहब मैं जरा गुजारिश करूं, ये खुद मैं जरा इस पर थोड़ी से मैं सिर्फ 30 सेकंड, एक पेट्रोल का ये वजीर रहे हैं, पेट्रोलियम के और बिजली के, और खुद कह रहे हैं कि इतनी चोरी हो रही है, क्या हुक्मरानों का काम चोरी रोकना है या इसकी निशानदेही करना है? 380। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, देखिए पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान में जो टोटल लॉसेस है ना एनर्जी सेक्टर में, ये बिजली के पावर सेक्टर में, वो 22% हैं, 22%। अब इनको तो इनका हर हुकूमत का ये काम था कि वो लॉसेस को कम करते। नेपरा जो रेगुलेटर है उसने 17.5% को रेगुलराइज कर दिया है कि अगर 17.5% के आप यहाँ पर लॉसेस करें तो खैर है, ये मामूल समझा जाएगा, जब दुनिया में मामूल 4-5% से ज़्यादा नहीं होता। आप सोचें कि हमारे रेगुलेटर क्या कर रहे हैं। लेकिन जो इससे बड़ी जो चोरी है ना जी, वो ये है कि IPPs जो हैं वो पाकिस्तान को डबो रही हैं। उनके देखिए पाकिस्तान की टोटल बिजली की जो प्रोडक्शन है, जनरेशन, वो है 44,000 मेगावाट। उसमें से 30,000 मेगावाट जो है, तकरीबन 75%, वो है IPPs के ज़रिए। IPPs के साथ पता नहीं किन जालिमों ने मुआहदे किए हैं कि चाहे उनकी बिजली पाकिस्तान इस्तेमाल करे या ना करे, हमने उनको मुकम्मल पैसे देने हैं। तो आप समझेंगे कम से कम पाकिस्तान सारी बिजली तो इस्तेमाल करेगा ना उनकी जो बना रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान इस वक्त उनसे सिर्फ 44% उनका जो है, उनकी जो 30,000 मेगावाट में से हम इस्तेमाल करते हैं। जो बाकी 56% IPPs की जो बिजली है वो पैदा कर भी नहीं रहे, फिर भी उसके तमाम पैसे हम दे रहे हैं और अवाम दे रही है। डॉक्टर साहब, फिर मैं चाहूंगा, माफी चाहता हूं, आप बहुत ज्यादा अहम बातें करते हैं तो मुझे इसलिए आपको जरा रोकना पड़ता है। आप कह रहे हैं 56% जो बिजली कौम इस्तेमाल ही नहीं कर रही, लेकिन पैसे अवाम की जेबों में डाके डाल के IPPs को दिए जा रहे हैं। मैं सही समझाऊं? बिल्कुल,
मैंने इसलिए तो तनकीद की कि ये मार्केटें क्यों बंद कर रहे हैं। देखिए जो मार्केट्स हैं ये तो एक हमारी इकॉनमी का एक बहुत अहम जुज़्व है। अगर आप दुकानें बंद कर देंगे तो जो माल पैदा हो रहा है वो बिकेगा कैसे। तो आप सोचिए कि आप बंद कर रहे हैं कि बिजली बचाएं, किसकी बिजली बचा रहे हैं? IPPs को तो हमने उसके पैसे भरे हुए हैं, तो ये किस चीज़ की बिजली बचा रहे हैं? मैं बता रहा हूं कि ये जो डाका है पाकिस्तान के ऊपर IPPs का, और IPPs के कई ओनर्स जो हैं वो हर काबीना में मेंबर होते हैं, उनके साथ जो चीज़ें नेगोशिएट हुई हैं वो मैं जानना चाहूँगा किसने नेगोशिएट की इन ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो पाकिस्तान को चूस रहे हैं। तो आपका सिर्फ फिस्कल जो प्रॉब्लम्स हैं या डॉलर के प्रॉब्लम्स वो नहीं हैं, यहाँ पर आपको जो बिजली के सेक्टर में है और अब जो नया प्रॉब्लम बन रहा है गैस के सेक्टर, पाकिस्तान हर तरफ से लूटा जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पर एक ऐसी एक टीम चाहिए जो इन सब चीज़ों को सामने लाए और उन पर फैसला करें इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ना कि किसी लॉबी, ना किसी कैबिनेट मेंबर की खातिर, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी की खातिर फैसले करें। मैं ये इसलिए बार बार कह रहा हूँ, ये हमारा कोई शौक नहीं है ये मुल्क चलाने का। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो मसले हैं ये अब हम सबको डुबा रहे हैं। ये टाइटैनिक की सिंकिंग है, ये हम जा रहे हैं नीचे। ये जो भागे फिर रहे हैं, कभी एक दारुल खिलाफत से दूसरी जगह से पैसे ला रहे, ये हमारा हल नहीं है। फिर भी हम दुआ करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, दिल तो नहीं कर रहा था, बहुत गहरी आपने हमें लाइट रोशनी डाली, मगर फिर भी इस दुआ के साथ मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, यू आर ऑलवेज वेरी काइंड टू समय वक्त देने के लिए। तो नाजरीन अल्लाह करे ये सब कुछ ना हो और जो भी हम बातें कर रहे हैं बेहतरी के लिए कर रहे हैं, और बढ़ते हैं आगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ये गुफ्तगू जारी है, अभी बलूचिस्तान के बहुत सारे इश्यूज़ हैं और हम कैसे कन्वीनियंटली कह सकते हैं कि बिजलियाँ बंद हो जाएंगी वाइल आई एम मिनिस्टर फॉर डिफेंस। तो इसलिए चलते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा जो सबसे कीमती सूबा है, कीमती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान से जितनी दौलत इस मुल्क को उसने दी है और जितनी गुर्बत उसने वसूल की है, उसका कोई करेगा हिसाब तो पूछ लेंगे। मगर वहाँ पे आटे का मसला है। आटे के हवाले से एक शॉर्ट में सुनवाता हूँ, PM साहब ने कुछ बात की थी, वो सुनवाता हूँ। जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी वही कीमत KPK में होगी। मैं दरख्वास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। बड्डी साहब अब देखें आटे की कीमत किधर चली गई है। बात एक और सुनवा दूं ना आपको शॉर्ट, फिर आप खुल के बोलिएगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। नहीं फिर खुल के बोलिएगा। हाँ ये सुनाए। ये आज ठाटे मारता हुआ समंदर आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, वगरना मेरा नाम इमरान न्याजी रख देना। हाँ जी बड्डी साहब अब आप बोलें खुल के जरा। कादी साहब खुल के नहीं, आपने पेच बंद कर दी हैं, फिर वो फिर करवा देंगे, आपका क्या जाना है। एक तो मेरे मोहतरम शहबाज शरीफ, सुना था शेर इंसानी गोश्त खाते हैं, अब शेर आटा भी खाने लग पड़ा। आटा इंसान खाने लग पड़ा। कौन सा इंसान? जो 8 बच्चों का बाप था, जिसकी 6 बेटियां थी, जो पैसे उधार लेकर हाथ में मुट्ठी लिए बच्चों को रोटी खिलाने के लिए जहां भाग हो गया। कादी साहब एशियन टाइगर बनाने वाले, ये बयान उन्होंने दिया 7 मई 2022 को कि कल और परसों जो आटे की कीमत थी, मैं ये इस कीमत पे आटा ना ला सका KPK और दीगर सूबों में, तो मेरा नाम इमरान न्याजी रख देना। दूसरा, जो 1985-81 से मुसल्लत है इस हुक्मरान में, उस मुल्क की जमात का वजीर आजम मोहतरम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 6 महीने में PDM की क़यादत के साथ मिलके इकॉनमी को बहाल कर दूंगा। PDM की क़यादत मिल गई, 80 से ज्यादा वजीर हो गए। 6 महीने गुजरे नहीं गुजरे, 6 महीने में मुल्क, सुन लें, इकॉनमी की सबसे बड़ी तबाही की बदहाली पर पहुंच गया।
पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान की 72 साल तारीख की सबसे बुलंद सतह पर पहुंच गया। बिजली की कीमत पाकिस्तान की 72 साल सबसे ज्यादा तारीख सतह पर पहुंच गई। हर गैस की कीमत नहीं, 2 मिनट जरा चुप कर जाओ। गैस की कीमत पाकिस्तान की तारीख से सबसे ज्यादा बुलंद सतह पर एशियन टाइगर ने पहुंचा दी 6 महीने में। आटे की कीमत, दालों की कीमत, सब्जी की कीमत, बेरोजगारी पाकिस्तान की सबसे तारीख से। कहते हैं मेरा नाम इमरान नियाजी रख दो। वो भाई जब इमरान नियाजी था, अल्लाह का वास्ता है उसका नाम कहीं इमरान शहबाज ना रख देना। इमरान नियाजी के दौर में आटा 70-60 रुपए था, आपके दौर में 160 है। उस दौर में रोटी 8 रुपए थी, आपके दौर में से 25 रुपए है। और आप उसके दौर में आटा डॉलर 178 था, आपके दौर में 260 पे चले गया है। उस दौर में एक वक्त की रोटी मिल जाती थी, आपके दौर में एक वक्त का कफन नहीं मिलता। एक फौत होने वाले को कफन नहीं मिलता। ये 70% ज़राई मुल्क है पाकिस्तान, 70% ज़राई मुल्क, जहां आटे के 2 किलो लेने के लिए ये लाइनें हैं। ये लाइनें काजी साहब अमेरिकन वीजे के लिए नहीं है, ये एशियन टाइगर मुल्क का वीजा नहीं है। अब मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब जनीवा चले गए हैं, इनके कपड़े मैं ले लेता हूं और इनकी मनपसंद कीमत पर सिर्फ ये मुल्क में आटा जो इन्होंने 7 मई को हुक्म फरमाया था, ऑर्डर किया था, उस कीमत पे होगा, ये लोगों को दे दे, मैं अपना आप बेच दूंगा। ये अपना नाम इमरान नियाजी ना रखे, लेकिन इमरान खान साहब का नाम शहबाज नियाजी भी ना रखे। मैं कर्ज करता हूँ कि ये शहबाज शरीफ ये 9 महीने पहले की सतह पर भी अगर कीमत लें जो इमरान छोड़ के गया था तबाही करने के बाद, तो हम फिर भी सारी उम्र नहीं छोड़ देंगे। काजी साहब मैं जरा 2 मिनट ठहर देना और यार जरा दोबारा दोनों शॉर्ट सुनाए। मैं जरा काजी साहब को झंझोड़ना चाह रहा हूं कि 9 महीने में इनके सहूलतकारों ने इम्पोर्टेड हुकूमत के इस मुल्क को किस तबाही के दहाने खड़ा किया है। मैं जरा कंपैरिजन आप करेंगे, आज मैं चुप रहूंगा। जी तुराब साहब जरा मेहरबानी कीजिए, दिखाएं 2 शॉर्ट। वो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी, वही कीमत KPK में होगी। मैं दरख्वास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। जी साहब, आपने अल्लाह को जान देनी है। 7 मई 2022 को जो आटे की कीमत है, आज वही है कीमत, आज वही है। मैं आपसे साहब कहां आज वही कीमत है? आपके वज़ीर आज़म कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। खुदा ना खास्ता, मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं, मैं तो फकीर आदमी हूं। भट्टी साहब बात यह है कि मैं तो किसी थ्योरी या किसी सियासी थ्योरी की बात नहीं करता। मैं कभी कम ही बात करता हूँ यहाँ कोई रिजीम चेंज हुई, बिल्कुल नहीं हुई होगी, बड़ा जमहूरी तौर पर हुआ है। मगर जो हुआ है उसे ज़रा देखने वाले जो बाख्तियार लोग हैं ज़रा देखें काजी साहब क्या किया आपने। काजी साहब ये ज़रा देखें, बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट कहत हो चुका, ऑलमोस्ट। अगर खुदा ना खास्ता ये कीमतन पैसे लेने हैं, ये ट्रकों से निकल के इन हुक्मरानों के घरों की तरफ ये लीडर लेस अवाम चले गई, जिसे रोटी नहीं मिल रही, वो सोचे खुदा ना खास्ता मुझे डर है उस वक्त से। नहीं, आप जरा गौर फरमाएं। लुक एट दिस रूलिंग एलीट एंड इट्स माइंडसेट वेरी कन्वीनियंटली। मेरे वजीर दिफा साहब ये काजी साहब ये देखे ना, हाँ, इस बुजुर्ग की क्या गलती है कि पाकिस्तान में पैदा हुआ? क्या गलती है कि अपने बुनियादी हुकूक मांग रहा था कि आटा मेरे बच्चे भूख के मारे बिलक बिलक के खुदकशी ना करे, वरना ये हो सकता है 8 बच्चों को ये पकड़ता, खुद भी मार जाता, इनको भी मार देता। लेकिन काजी साहब आटे देने वाले को आपने लाश दे दी, मौत दे दी, और फिर कहते हो मेरे हुक्मरान 6 महीने में मुल्क ठीक कर देंगे। काजी साहब अब आप इस पे भी खामोश हैं। मैं तो बात सिर्फ एक कर रहा हूं कि वेरी कन्वीनियंटली द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो है, हमारे मिनिस्टर कहते हैं बत्तियां बंद हो जाएंगी, जो जगह खत्म हो जाएगा, फिर क्यों होया? व्हाट इज दिस माइंडसेट? काजी साहब उसकी वजह यह है, आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं। आप सिर्फ ये कहें इस मुल्क में सियासत वो हुक्मरान सियासतदान करेगा जिसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस बाहर नहीं है। सिर्फ 2-3 खानदान ले आए ना, मुल्क के कर्जे उसी दिन उतर जाए। बड़ी साहब, काजी साहब लाखों, बड़ी देर बाद मैं ब्रेक एक और ले रहा हूँ, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बड़ी साहब की भी जारी है और कुछ और खबरें, नई सियासी जमात बनेगी या नहीं बनेगी, और पंजाब में तब्दीली
वाह, ये भी करके देख लें जिस तरह सेंटर में हुई थी। अल्लाह करेगा अच्छे नतीजे निकलेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, जो इंतहाई जमहूरी तरीके से हुकूमत तब्दील हुई, तमाम आइनी असूलों के तहत सेंटर में, अगर इसी तरह उसके बाद जो बेहतर माहौल पैदा हुआ है, अगर पंजाब में भी इसी तरह हो जाए तो आप समझते हैं कि मैशत जो है हमारी एशियन टाइगर बन जाएगी? काजी साहब, पंजाब की हुकूमत पर कब्जा लेने के लिए जो गैर आइनी गैर कानूनी तरीके अपनाए जा रहे हैं, मिसाक जमहूरियत एक तरफ ये खुद कहते हैं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ ने की थी, वो दफन कर दिया इन्होंने। मिसाक जमहूरियत क्या था? पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसका मैंडेट होगा उसको देंगे। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, 170 180 सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ, 10 सीटें इनकी 190 और उनकी टोटल 170 पीडीएम 167 7 5 1। वो कौन सा कैलकुलेटर है कि फ्लोर क्रॉसिंग वोट के बाद इनका कोई बंदा उधर वोट नहीं डाल सकता? मुझे बताइए ये पंजाब छीनेंगे कैसे? आईनी मुझे तरीका साबका वजीर जो है मुस्लिम लीग नून के, मैं नाम नहीं लेता पंजाब के, वो कहा जी 17 बंदे जो हैं वो मैनेज हैं हो गए। लेकिन बड़ी साहब, अगर बड़े जमहूरी अंदाज से एक सिंध हाउस का एक्शन रिप्ले पंजाब में हो जाए तो आपको क्या प्रॉब्लम? काजी साहब मेरी रहनुमाई फरमाए ना, उन्होंने जो 17 का उन्होंने नहीं किया, 27 और कोई कर सकता है जो नजर नहीं आता। एक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग से एक बंदा नहीं टूटा, एक सिंगल। मुझे सिर्फ ये बता दे 17 या 28 पैसे दे के तोड़े होंगे, या अब तो मुस्लिम लीग नून का टिकट भी नहीं ब्लैक होता, जिसे हमारी बहन मरियम नवाज साहबा कहती थी टिकट बिकता है। अब तो इनके अपने उम्मीदवार टिकट लेने के लिए राजी नहीं है। वो 17 बंदे किसने तोड़े? और वो 17 तोड़ भी लिए तो वो तो इनको एक वोट नहीं दे सकते, उनका तो वोट ही नहीं अकाउंट होगा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक उनका तो वोट पड़ ही नहीं सकता। मुझे बता दे वो कंप्यूटर लाए, वो कैलकुलेटर लाए दुनिया का, जो 190 के ऊपर 180 वालों को हावी कर दे, कोई 170 वालों को हावी कर दे, वो कंप्यूटर बताए। तो आप तो चाहते ही नहीं ना कि जो सेंटर में मुस्बत असरात निकले हैं वो पंजाब में ना निकले। काजी साहब मैं तो आपको आईनी तरीका। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ना नई हुकूमत बनाई जा रही है, और सॉरी एक नई सियासी जमात बनाई जा रही है, हाँ वो बताएं जरा। मेरी 2 बंदों से बात हुई है, उन्होंने कहा पागल हो, हमारा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त तो इमरान खान ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत खत्म कर दी है। हम बेवकूफ है ऐसे हालात में नई सियासी जमात बनाए, हम तो लोगों में जा नहीं सकते। इमरान उन्होंने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपने हलकों में नहीं जा पा रही, तो हम नई जमात बनाने का रिस्क ले सकते। ये आपको माफी चाहता हूं, ये किसने कहा आपको? जिनके नाम आ रहे हैं वो सियासी जमात बनाने की, उनमें से एक बंदो 2 बंदों से मेरी बात हुई है, 2 से। काजी साहब ये सियासी जमात कहते हैं हम अपने हलकों में भी नहीं जा सकते। वो कह रहे हैं कि आके, उन्होंने कहा वो अंजाम नहीं देखा जिन्होंने लोटों ने अपना जमीर बेचा था जब हमजा शहबाज साहब बने थे, उनमें से सारे के सारे हार गए। काजी साहब ये जबरदस्ती कब्जा ग्रुप की लड़ाई। मुझे ये बता दें कि आज राना सनाउल्लाह साहब भी उधर पहुंच गए, असद सारे पहुंच गए। मुझे बता दें ये क्या बंदे खिसकाएंगे, अगवा करेंगे, या वो अपनी मर्जी से नहीं आएंगे तो अपने साथ बंदे बता दें। जब के फ्लोर क्रॉसिंग की शिक के बाद मुस्लिम लीग नून के 170 से 178 नहीं हो सकता, ना पीपल्स पार्टी का और तरीके इंसाफ का कोई वोट डाल सकता है, ना काफ लीग का, जबकि पार्लियामेंट पार्टी ना कहे। तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत में ये कब्जा चाहते हैं? अच्छा, मैं एक और खबर भी है कि उमर सलाई साहब का नाम ECL में डाल दिया गया, और वो उन पर दबाव, और उनका जो दोस्त है उनको क्या, देखिए उनके एक दोस्त है फरहान साहब शायद, उस पे घर छापा मारा गया। आज हाई कोर्ट में FI ने उससे इनकारी कर दिया, और वो बंदा नहीं मिल रहा। छापा मारा, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं नामालूम नहीं होना चाहता। हमजा मोहन सलाई पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि आप हर हाल में इमरान खान को छोड़ें। इसके लिए बेपनाह ऑफर की गई चौधरी परवेज लाई को, इस दफ़ा भी वज़ीर आला बन जाओ, अगली दफ़ा भी बन जाओ। PDM की ऑफर, मेरी नहीं, इस दफ़ा भी बन जाओ, इमरान खान को छोड़ दो। मोहन सलाई साहब इस तरफ खड़े रहे। अब इन्होंने मोहन सलाई को खौफजदा करने के लिए उस दोस्त के, और उन्होंने किसी TV में गालबन कहा है कि मेरी वालदा और भाइयों के नाम भी वॉच लिस्ट में डाल दिए गए हैं। इस तरह अगर आपने पंजाब पर कब्जा करना है, ट्वीट किए शायद, पंजाब पर कब्जा करना है, तो फिर काजी साहब इस जमहूरियत को तदफीन क्यों नहीं करते इसकी?
इसकी तदफीन क्यों नहीं करते? यार देखिए, अगर पंजाब भी एशियन टाइगर बन जाए छोटा सा कादी साहब, सेंटर की तरह, आपने 80,000 एमपी वोट लिया, मैं आपको अगवा कर दूं कि आप असेंबली में अपने ज़मीर के मुताबिक वोट ही ना डाले, तो ये जमहूरियत है? डू यू थिंक ये जमहूरियत? पीपल वॉच एंड सी, और लोग देख भी रहे हैं। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि भट्टी साहब, एक मैं बात बताऊँ, जुड़ी हुई बात है। बात ये है कि ये जो भी आप कर रहे हैं ना, या तो बिल्कुल ही यू हैव टेकन लीव ऑफ योर सेंसेस, कि एक मुल्क जिसके बारे में अभी ये डॉक्टर जुबैर साहब जो हैं अभी बात करके गए हैं यहाँ पे, और लोग हैं, डॉक्टर हफीज पाशा यहाँ आते हैं, डॉक्टर इकरामुल हक यहाँ आते हैं, सारे लोग पीट रहे हैं। वो यार कीड़े काम नू लगे हो, काम हमने करना क्या है? अच्छा काजी साहब, मेरी एक रहनुमाई करें, आप साहब इल्म में टीचर भी रहे हैं। अब ये हाई कोर्ट में गालबन 11 तारीख है जी, जाना है। और ये आज भी वजीर दाखिला फरमा रहे थे कि पंजाब में हम हुकूमत बना के लेंगे, जो मर्जी हो जाए। तो अदालत इनसे ये भी सवाल कर सकती है ना भाई, उनके नंबर गेम जो असम्बली में है 190 है, आपको 170 है, आप किस तरह बनाओगे कि नहीं पूछ सकती? भट्टी साहब, ताकतवर लोगों को जितने ये सूट करते हैं ना, कोई और सूट नहीं करता। काजी साहब मेरी हाँ, अब बात यह कि टिपिंग पॉइंट पे आ गए आप, अब वो अनरेवल होगा, और जो कीमतें पहले बहुत आपने बर्दाश्त करनी, अब जो हो रहा है, जो होने जा रहा है, अल्लाह ताला हमें उसे बचा ले, वो आप जो है जेल में सब सुन ले। ये अवामी रिएक्शन के तौर पे मेरी सबमिशन है, ये कप 190 रुपए का, मेरे पास सिर्फ 170 रुपए, आपके पास 190 रुपए है। क्या मुझे कप देना बददियानती बेईमानी नहीं होगा कि आपके पास पूरी कीमत है, उनके पास नंबर गेम पूरी है, वजीर आला उनका होना चाहिए, उनकी बजाय जो अकलियत में है, जो कम सीटों में है, जिस पर लोगों का एतमाद कम है, मुस्लिम लीग नून हो या पीडीएम हो, उनको आप इक़्तिदार ज़बरदस्ती दे दें, इसका रिएक्शन क्या आवाम सोई रहेगी? रिएक्शन तो पहले भी आया, हमने देखा इमरान खान के बारे से। लेकिन भट्टी साहब, सियासत का जो मैथमेटिक्स है ना, उसका 2 + 2 4 नहीं होता, वो 2 + 2 35 भी हो सकता है। किसका 60? हाँ जी, चॉइस सर्विस साहब के एक शॉर्ट सुनवाते हैं आप। What kind of disservice they are doing to very gentlemen, और उनको ये क्या ये रोल असाइन कर रहे हैं? अच्छा काजी साहब ये बताएं, जो सरवर साहब हमारे दोस्त हैं, आजकल कमर जवेद बाजवा साहब के रेफरेंस से बहुत सारे इधर उधर से दावे हो रहे हैं, तो बेहतर ना हो कि कोई अगर रिटायर्ड अफसर है, 2 साल पूरे हो जाए तो वो सियासी जमात बना ले। अगर मैंने अपने लफ्ज़ आपके मुंह से निकलवाने हैं कि मैं ये कराता रहा, मैं ये कराता रहा, ये क्या इसका इम्पैक्ट होगा? मैं तो कहता हूँ कि मेरी तो अक्ल से बाहर है ये बात। यानी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो है, उसको आप यू आर टेकिंग प्राइड इन दैट। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में भी आप कहना उन्होंने शुरू कर दिया कि जी वो भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के नहीं बल्कि किसी और के आदमी थे। अब मुझे बताएं, खुद इन्होंने वजीर बनाया, जब वजीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बने, 3.5 साल मिफ्ता इस्माइल साहब इन्हें डिफेंड करते रहे और इमरान खान पर तनकीद करते रहे नून लीग के प्लेटफॉर्म से। जैसे ही इक़्तिदार आई है, जैसे ही हुकूमत मिली है, तो मिफ्ता इस्माइल पराने हो गए, समदी अच्छा हो गया, सामने हो समदी तो समदन को गाना है, तू मेरा वजीर सुहाना है। नहीं, बल्कि अगले दिन मैं उनका क्या लगाया नया बहाना, क्या नाम है, हमारे अच्छे से दोस्त हैं हनीफ अब्बासी साहब, वो कह रहे थे जी, उन्होंने तो बड़ा अच्छा अटैक, अच्छा ही, चलो मैं बड़े वो बातें अच्छी खूबसूरत करते हैं, वो कह रहे हैं जी एक भाई इधर होता है, एक भाई उधर होता है, इनके छोटे भाई जो हैं वो देते हैं पीटीआई को, जो है वो देते रहे हैं डोनेशन। वक्त कादी साहब, बड़ी सा वक्त खत्म हो गया, क्विकली मेरी गुजारिश ये है, मिफ्ता इस्माइल साहब जब 3.5 साल इमरान पर तनकीद करते रहे, नून लीग वाले उस वक्त क्यों नहीं बोले ये हमारा बंदा नहीं है? सबसे पहले तो इनके लिए ना हाथ इसी पे ख़त्म करते, ना हाथ बाग पे है, ना पा है रकाब में। अल्लाह ताला बेहतर करे और वो तमाम खदशात गलत साबित हों, हरफ गलत साबित हों, हमारे हुक्मरानों से कुछ ऐसा हो जाए। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।